हमारे आज के मुख्य अतिथि भारत के माननीय प्रधानमंत्री, सबके प्रिय श्री नरेंद्र मोदी जी, झारखंड की माननीय राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, झारखंड राज्य के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी, भारत के भूतल राजमार्ग व जहाजरानी मंत्री, झारखंड राज्य के आदरणीय कैबिनेट मंत्रीगण सर्वश्री नीलकंठ सिंह मुंडा जी, डॉक्टर मरांडी जी, रणजीत सिंह जी, राज पलिवार जी, झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री DN पटेल जी, हमारे सांसद आदरणीय श्री विजय हांस, विधायक सर्वश्री अनंत और ताला मरांडी जी और मंच पर विराजमान अन्य सभी गणमान्य अतिथिगण, से बढ़कर जन सैलाब की शक्ल में पधारे हजारों हजार की संख्या में आप देवी और सज्जनों, आज के इस कार्यक्रम नया भारत नया झारखंड में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। स्वागत भाषण से पहले मैं राज्य के मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वो नरेंद्र मोदी जी को फूल और संथाल विद्रोह के नायक अमर शहीद सीदो कान्हू का स्मृति चिन्ह भेंट कर तहे दिल से उनका अभिवादन करें। डॉक्टर लुइस मरांडी जी से अनुरोध है कि वो झारखंड की माननीय राज्यपाल जी का इस्तकबाल करें। गुजारिश है राज्य के कैबिनेट मंत्री श्री नीलकंठ सिंह मुंडा जी से कि वो देश के अति लोकप्रिय जी का फूलों और स्मृति चिन्ह के साथ हार्दिक अभिनंदन करें। झारखंड की मुख्य सचिव श्रीमती राजबाला वर्मा जी से आग्रह है कि वो प्रदेश के निष्ठावान मुखिया, सबके चहेते श्री रघुवर दास जी का अभिनंदन करें। और अब स्वागत भाषण के लिए मैं आग्रह करूंगा राज्य की कैबिनेट मंत्री माननीय डॉक्टर लुइस मरांडी जी से। विकास परब रे सेटर आकान आबो दिसोम गोमके अडी मानोतान श्री नरेंद्र भाई मोदी जी या अमर शहीद सीदो कान्हू वा सोनोत जायगा रे आबू रेन झारखंड रेन सनाम होर से खोन मानोत जोहार इन चाल आयकना। विकास के इस महापर्व में सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए भारत एवं झारखंड के नव निर्माण का संकल्प लिए यहाँ उपस्थित परम आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी झारखंड की समस्त जनता की ओर से संताल परगना की यह बेटी अमर शहीद सीदो कान्हू की पावन भूमि पर अपने हृदय के अंतःकरण से स्वागत एवं अभिनंदन करती है। मैं स्वागत करती हूँ मंच पर उपस्थित माननीय राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का, जिनका मार्गदर्शन हमें सदैव आगे बढ़ने की प्रेरणा का कुशल नेतृत्व एवं सतत प्रयास से विगत 2.5 वर्षों में झारखंड विकास एवं प्रगति की नई गाथा लिख रहा है। मैं स्वागत के साथ साथ धन्यवाद अर्पित करती हूँ माननीय मंत्री सड़क परिवहन एवं जहाजरानी मंत्रालय भारत सरकार श्री नितिन गडकरी जी का,
मैं स्वागत करती हूँ मंच पर आसीन झारखंड उच्च न्यायालय के वरीयतम न्यायाधीश DN पटेल जी का। मैं स्वागत करती हूँ मंच पर आसीन हमारे सहयोगी मंत्री श्री नीलकंठ सिंह मुंडा, माननीय सांसद विजय हांसदा जी, साहेबगंज जिला के माननीय विधायक श्री अनंत ओझा, पदाधिकारियों, राज्य की मुख्य सचिव एवं विभिन्न प्राधिकारों के अध्यक्षों का, जिन्होंने आज यहाँ आकर हमारा सम्मान बढ़ाया है। मैं स्वागत करती हूँ यहाँ उपस्थित सभी भाइयों, बहनों एवं मीडिया के बंधुओं का एवं जन सामान्य का, जो यहाँ हजारों की संख्या में उपस्थित होकर साहेबगंज एवं राज्य के नवीनीकरण के शंखनाद करने में हमारे साथ है। मैं आभारी हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिनके प्रयासों का सुखद परिणाम है कि आज मुझे परम आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत करने का अवसर प्राप्त हुआ है। पुनः आभार, पुनः अभिनंदन। जय झारखंड, जय हिंद, जोहार। धन्यवाद डॉक्टर लुइस। देवी और सज्जनों, नितिन गडकरी जी के मंत्रालय के प्रयासों और कार्यों पर नजर डालें तो ये उपलब्धियों और मजबूत विजन का एक विशाल सागर है, और इसी सागर को हमने फिल्म रूपी गागर में समेटने की कोशिश की है। तो आइए देखते हैं विकास की राह पर बढ़ते झारखंड और भारत की तस्वीर इस फिल्म के जरिए। झारखंड एवं मनिहारी बिहार को जोड़ने के लिए गंगा नदी पुल की मांग स्थानीय जनता द्वारा अंग्रेजों के समय से चली आ रही है। जनता की मांग को पूरा करने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार ने साहिबगंज से मनिहारी के बीच गंगा नदी पर 4 लेन पुल के निर्माण कार्य की स्वीकृति कर इस कार्य को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा है। वर्तमान में संथाल परगना क्षेत्र को बिहार एवं उत्तर पूर्वी राज्यों से जोड़ने के लिए कोई सीधा संपर्क नहीं है, अतः इस क्षेत्र के लिए नाव एवं स्टीमर ही यातायात का एकमात्र साधन है। साहिबगंज मनिहारी के बीच गंगा नदी पर प्रस्तावित सड़क पुल के निर्माण से झारखंड राज्य का उत्तरी बिहार, पूर्वोत्तर राज्यों एवं सिक्किम, नेपाल, भूटान आदि से सीधा संपर्क हो जाएगा। संथाल परगना के आसपास के क्षेत्र में कोयला एवं अन्य खनिज संपदा का प्रचुर भंडार है, जिसकी राष्ट्रीय स्तर पर बिहार एवं पूर्वोत्तर राज्यों में भारी मांग है। अतः इस पुल के निर्माण से राज्य के इस क्षेत्र में सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान में बढ़ावा मिलेगा। गंगा पुल के निर्माण में स्थानीय मजदूरों के लिए भी रोजगार के अवसर में वृद्धि होगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की यह परियोजना हाइब्रिड एन्युटी मोड पर आधारित है। इस परियोजना में 4 लेन पुल की कुल लंबाई 6 किलोमीटर होगी एवं इसकी पहुंच पथ साहिबगंज की ओर 7.2 किलोमीटर एवं मनिहारी की ओर 8.8 किलोमीटर होगी। इसकी कुल लागत 2,266 करोड़ रुपए होगी। एडीबी संपोषित गोविंदपुर साहिबगंज पथ झारखंड का संथाल परगना प्रकृति का अद्भुत श्रृंगार वाला क्षेत्र। इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हेतु गोविंदपुर से साहिबगंज तक के लिए भारत सरकार, एशिया विकास बैंक एवं राज्य सरकार के बीच एक रागनामा हस्ताक्षरित हुआ। इस पथ की लंबाई 311 किलोमीटर और परियोजना राशि 1,368 करोड़ रुपए है। यह पथ धनबाद से शुरू होकर साहिबगंज में NH80 पर कंप्लीट होता है। इस परियोजना के तहत कुल 311 किलोमीटर का यह पथ गोविंदपुर NH2 से शुरू होकर साहिबगंज में NH80 पर समाप्त होता है। इस पथ के बन जाने से संथाल परगना का आर्थिक और सामाजिक विकास बहुत तीव्र गति से हुआ। जैसे स्थानीय लोगों को रोजगार,
उनके बच्चों को बेहतर शिक्षा। खेत खलिहान का जो सामान है ये सब भी सुविधा हो रहा ले जाने में ले आने में, तो हम लोग को गरीब के लिए भी बहुत भला। एडीबी संपोषित इस योजना अंतर्गत विमेन लाइवलीहुड प्रोग्राम के तहत माइनर ट्राइब की पहाड़िया महिलाओं को रोजगार हेतु प्रशिक्षित कर उन्हें रोजगार मुहैया कराया गया। अनंत आकाश में चमकता सूर्य असीम ऊर्जा से संपन्न है, जिसे संजोने, सहेजने और अधिक से अधिक उपयोग में लाने की जो परिकल्पना माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र उसे नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार ने ग्रिड पावर प्लांट के लिए साकार किया है। सौर ऊर्जा के उत्पादन व उपयोग को लेकर झारखंड भी नए कीर्तिमान रच रहा है। अब तक लगभग 4500 किलोवाट क्षमता के रूफटॉप सोलर प्लांट सरकारी भवनों पर लगाए जा चुके हैं। झारखंड में इस योजना की शुरुआत करते हुए 2 अक्टूबर 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने खूंटी जिला न्यायालय में स्थापित सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किया था। उन्नति की इसी श्रृंखला में उपलब्धियों की 2 और अहम कड़ियां जुड़ गई हैं। साहिबगंज स्थित व्यवहार न्यायालय और सदर अस्पताल सौर ऊर्जा की शक्ति से संपन्न एवं प्रकाशमान हो चुका है। बदलाव की ये बयार यही कहती है कि विकास का संकल्प लक्ष्य के बेहद करीब है। प्रगतिशीलता के साथ ऊर्जावान बन रहा है झारखंड। प्राकृतिक संसाधन समृद्ध राज्य झारखंड में मल्टी मोडल टर्मिनल के माध्यम से विकास और रोजगार की दिशा में संभावनाओं के नए द्वार खुलेंगे। इस मल्टी मोडल टर्मिनल के निर्माण में 467.9 करोड़ रुपयों की लागत आएगी। 2019 में पूरा होने के बाद इस टर्मिनल की क्षमता 24 लाख टन प्रति वर्ष होगी। इस टर्मिनल में 2 जलयानों की बर्थिंग की जगह स्टॉकयार्ड, कन्वेयर बेल्ट, बार्ज लोडर समेत सभी आधुनिक सुविधाएं होंगी। ये टर्मिनल झारखंड को बंगाल की खाड़ी के माध्यम से दुनिया से जोड़ देगा। यहां से राजमहल, चुपरबीता और हुर्रा खानों का कोयला, स्टोन चिप और निर्माण सामग्रियों जैसे कच्चे माल को बाहर भेजा जा सकेगा। साथ ही खाद, सीमेंट और चीनी भी अब छोटे मालवाहक पोतों से भी राज्य से बाहर जा सकेंगे। साहिबगंज क्षेत्र में मल्टी मोडल टर्मिनल विकास की नई आशा है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर रोजगार के 1.5 लाख नए अवसर पैदा होंगे। बेहतर नदी परिवहन से निवेश विकास को एक नया आयाम। और अब भूतल परिवहन, राजमार्ग और जहाजरानी मंत्रालय की इस भारत विकास यात्रा में अहम भूमिका पर प्रकाश डालने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्री नितिन गडकरी जी से। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय गवर्नर साहब, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, उपस्थित भाई और बहनों, आज साहिबगंज में जो पुल का निर्माण हो रहा है, ये हिंदुस्तान के इतिहास का 2 राज्यों को जोड़ने वाला सबसे बड़ा ब्रिज आज झारखंड में साहिबगंज में बन रहा है। और इसलिए मैं झारखंड की और बिहार की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं। ये ब्रिज जो है, इसकी लंबाई 6 किलोमीटर है और अप्रोच रोड पकड़कर 22 किलोमीटर है। एक प्रकार से नॉर्थ ईस्ट के लिए नया गेट ओपन हो रहा है। स्वाभाविक रूप से इस ब्रिज के कारण जो माल नॉर्थ ईस्ट में जाता है, वो काफ़ी माल यहाँ से जाने के लिए मदद होगी और 365 दिन रोजमर्रा के सामान की आवाजाही हो सकेगी। पूर्व और पश्चिम कॉरिडोर को जोड़ने वाला ये ब्रिज, ये 2 राज्यों के बीच में दिलों को भी जोड़ने वाला ब्रिज है।
इस ब्रिज के कारण साहिबगंज से पूर्णिया का जो 150 किलोमीटर मौजूदा अंतर है वो 78 किलोमीटर घटकर 72 किलोमीटर हो जाएगा, जिसके कारण भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी। मुझे इस बात की खुशी है कि इसमें मनिहारी बाईपास जो है वो भी इसी का हिस्सा है। इसके साथ साथ आज सबसे खुशी की बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने ये तय किया था कि हम लोग जलमार्ग का विकास करेंगे। जब मैं इसकी बात कर रहा था तो लोगों को लग रहा था कि हम कोई सपना दिखा रहे हैं। इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक करीब 1660 किलोमीटर ये डिस्टेंस है, पर फर्स्ट फेज में हमने वाराणसी से लेकर हल्दिया तक करीब 1360 किलोमीटर को हमने फर्स्ट प्रायोरिटी में लिया है। इस पूरी योजना में हम 5,000 करने हैं और साहिबगंज में जो मल्टी मॉडल टर्मिनल है, जिसमें रेलवे भी है, राष्ट्रीय महामार्ग भी है और जलमार्ग भी है, जिसको हम मल्टी मॉडल हब कहते हैं, इसकी कीमत 467 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री जी को मैं बताना चाहूँगा कि आज इस काम की भी शुरुआत हुई है। 280 करोड़ का काम दे चुका है। इसके साथ साथ स्टॉक यार्ड, हापर युक्त कन्वेयर बेल्ट, बार्ज, लोडर, सड़क, रैंप, पैकिंग बनाया जाएगा। मैं विशेष रूप से मुख्यमंत्री रघुवीर दास जी का आभारी हूं। बनने वाला है। यहां से कोयला, लोहा, मिनरल्स, फर्टिलाइजर ये तो बाहर जाएगा ही, पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हल्दिया में जो पामोलिन ऑयल आता है, सोयाबीन ऑयल आएगा, वो जब साहिबगंज में आएगा 5000 टन की बार्ज में, कॉस्ट कम होने के कारण 2 रुपए किलो सस्ता तेल मिलेगा। क्योंकि अगर हम रोड से जाते हैं तो 1.5 रुपये खर्चा होता है, रेलवे से जाते हैं तो 1 रुपये खर्चा होता है और पानी से जाते हैं तो केवल 20 पैसे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आती है। और इसलिए ये जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम है, इस कारण साहिबगंज में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब बन सकता है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को अनुरोध किया है कि अगर वो हमको जगह उपलब्ध करा कर देंगे तो यहाँ एक स्मार्ट सिटी भी बनाने के लिए हम तैयार हैं। ये टर्मिनल नेशनल हाईवे 80 और सकरी गली स्टेशन से जोड़ा जाएगा। ये सकरी गली स्टेशन भी हम लोग विकसित करने वाले हैं, जिसके कारण माल वहन के समय धन की बचत होगी। देश भर में हम लोग जलमार्ग विकसित कर रहे हैं, उससे कम 5 लाख लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार मिलने वाला है। साहिबगंज टर्मिनल की सबसे बड़ी उपलब्धि यही होगी कि यहाँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। और इम्पॉर्टेंट चीज, प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत और प्रदूषण मुक्त भारत की बात कही है। हमने हमारे 12 मेजर पोर्ट पर और जो करीब हम लोग इसी जलमार्ग पर 40 रिवर पोर्ट बना रहे हैं, वहाँ हम लोग LNG बंकर रखने वाले हैं। और LNG को हमने ऑटोमोबाइल फ्यूल करके भी अब हमारे ट्रांसपोर्ट सेक्टर में मान्यता दी है। तो हमारे शिप LNG पर चलेंगे तो कॉस्ट इफेक्टिव और पोल्यूशन क्लीन फ्यूल ये भी उपलब्ध होगा। जो बार्ज हम बना रहे हैं, हमने उसके लिए कलकत्ता में हमारी एक यूनिट थी, उसमें काम शुरू करने का भी हमने तैयारी की है। ये जो बार्ज, इसमें 3 मीटर का ड्राफ्ट गंगा में हम लोग वाराणसी से हल्दिया तक मेंटेन करने वाले हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि इसमें जो 2000 टन तक माल लेने वाला जो बार्ज है, उसी बार्ज को स्पेशली हमने इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ डिजाइन करके बनाएंगे कि जिसमें 4000 से 5000 टन माल जा सकेगा। इससे कॉस्ट और कम होगी और इसके कारण इसमें बहुत बड़ा फायदा होगा। इस जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए गाजीपुर और कालूघाट में 2 अंतर मॉडल टर्मिनल बनाए जाएंगे और फराक्का लॉक गेट को सुधार के लिए भी 360 करोड़ रुपए का काम हमने दे दिया है। उसके भी काम की शुरुआत हुई है।
नदी के किनारे को मजबूती देने के लिए 250 करोड़ रुपए हम खर्चा कर रहे हैं। जैसे हवाई जहाज के लिए एटीसी होती है, वैसे यहाँ हमने रिवर इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसको भी हमने शुरू किया है और 250 करोड़ रुपए इसके ऊपर हम खर्च कर रहे हैं। इसका भी काम हल्दिया से फराक्का तक और फराक्का से पटना तक काम हमने पूरा कर लिया है। इसके साथ साथ हम लोग 2 मीटर से 3 मीटर तक की गहराई 5 साल तक मेंटेन करने के लिए 1600 करोड़ रुपए खर्चा करने वाले हैं। ये भी काम शुरू हुआ है। इससे पर्यटन भी बढ़ेगा और कार्गो परिवहन से नेपाल के लिए भी कार्गो ट्रांसपोर्ट की शुरुआत होगी। कोलकाता, कालूघाट और पटना से भी इसको जोड़ा जाएगा। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके साथ हम 2250 करोड़ रुपए खर्चा करके 40 छोटे टर्मिनल गंगा के किनारे बना रहे हैं। 3 मल्टी मॉडल टर्मिनल्स है, 2 इंटर मॉडल टर्मिनल्स है गाजीपुर और कालूघाट में, मल्टी मॉडल टर्मिनल वाराणसी, साहिबगंज और हल्दिया में है। इसके काम शुरू हुए हैं। इसके साथ साथ हमने नेविगेशन फैसिलिटीज का भी काम लगभग पूरा कर लिया है। शिप रिपेयर्स के लिए भी कलकत्ता में HDPL में 150 करोड़ रुपए की प्रोविजन हमने की है। प्रधानमंत्री जी, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर जगह पर हम पुल नहीं बना सकते और इसलिए 5 जगह पर हम रो क्रॉसिंग सर्विस शुरू कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि एक जहाज में 100-150 कार, 20-25 ट्रक या बसेस होगी और इस किनारे से उस किनारे जाएगी। इसको रो क्रॉसिंग हो रहे हैं। इसके लिए हम 5 जहाज देने वाले हैं। राजमहल, मणिचक, समदा घाट, मणिहारी, खालगांव, तीनतंगा, हसनपुर, बख्तियारपुर और बक्सर से सारीकोटा, ये 5 रो सर्विस हम शुरू कर रहे हैं। इसके साथ साथ पानी पर हमने फेरी सर्विस शुरू करने का निर्णय किया है 6 शहरों में, पटना, वाराणसी, कलकत्ता, हल्दिया, भागलपुर और मुंगेर। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रधानमंत्री जिस बात का बार बार जिक्र करते हैं वो टूरिज्म इसके कारण बढ़ने वाला है। इसके साथ साथ अभी 2, एक 5 स्टार और एक 7 स्टार क्रूज गंगा में है, पर इसके बाद क्रूज टूरिज्म बढ़ेगा और जिसके बड़े प्रमाण पर झारखंड, बिहार और बंगाल के युवाओं को रोजगार मिलेगा। ये जो नेपाल को जाने वाला कलकत्ता टू कालूघाट नियर पाटना जो है, इसके कारण नेपाल में भी माल भेजने की व्यवस्था होगी। इसके साथ साथ इंडस्ट्रीज खड़ी होगी, उसके साथ प्री कूलिंग प्लांट, गोडाउन खड़े होंगे। गुजरात और महाराष्ट्र से बाहर से आया हुआ माल साहिबगंज में वो गोडाउन बनाएंगे और यहाँ से नॉर्थ ईस्ट के लिए वो माल जा सकेगा। अभी हर साल 10 लाख टन फ्लाई ऐश बांग्लादेश को एक्सपोर्ट होती है। 30 लाख टन कोल का हम लोग इसमें ट्रांसपोर्ट करते हैं, पर मेरा विश्वास है कि 2019 में हम इसको बढ़ाकर 200 लाख टन तक करेंगे और उसके कारण यहाँ के लोगों को बहुत अच्छा रोजगार मिलेगा। मैं प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से आभारी हूँ कि जलमार्ग जो है ये अनेक दिनों से निगलेक्ट किया गया था। इसको पहली बार प्रधानमंत्री जी के कारण आज हम उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं। देश की 111 नदियों को हमने जलमार्ग में विकसित किया है और इस साल 10 जलमार्ग हम लोग काम शुरू करने के प्रयास में हैं। मैं ये मानता हूँ कि आज का ये शुभारंभ झारखंड के लिए एक ग्रोथ इंजन है। साहेबगंज में नए उद्योग आएंगे, नए गोडाउन बनेंगे, प्री कूलिंग प्लांट, कोल्ड स्टोरेज आएंगे, जहाज आते जा रहेंगे, टूरिज्म बढ़ेगा। और हम तो ये कोशिश कर रहे हैं कि पानी के उतरने वाले हवाई जहाज भी जल्दी आए। हमने मुंबई में एक बस खरीदी की है जो पानी पर भी चलती है और रोड पर भी चलती है। तो धीरे धीरे ये सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट होगा तो यहाँ भी पानी से भी बस चलने लगेगी तो लोगों को बहुत बड़ी सुविधा होगी। झारखंड के विकास का आज का ये एक महत्वपूर्ण शुभारंभ हो रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री रघुवीर दास जी का पूरा सहयोग राज्य सरकार का हमको मिला है और इसके आगे भी साहिबगंज को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, इंडस्ट्रियल टाउन बनाने के लिए, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, वाटर ट्रांसपोर्ट और रोड नेटवर्क को बढ़ाकर यहाँ नई डेवलपमेंट विकास का जो प्लान राज्य सरकार करेगी उसमें हमारा विभाग पूरी तरह सहयोग करेगा और इसके कारण हजारों झारखंड के युवाओं को रोजगार मिलेगा।
ये मेरा विश्वास है। मैं फिर से एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। हम झारखंड में इस 2 साल में 60,000 करोड़ के काम करने वाले रोड के जो 3 प्रोजेक्ट बंद पड़े थे पुराने सरकार के समय, प्रधानमंत्री जी हमने उसको शुरू किया है और उन प्रोजेक्ट में हम NHAI के तरफ से पैसे देकर उस प्रोजेक्ट को पूरा करके हम झारखंड को ये रोड पूरे करके देंगे, जिसमें जमशेदपुर और रांची का रोड बहुत महत्वपूर्ण है। ये बंद पड़े हुए काम भी हमने शुरू किए हैं और राष्ट्रीय महामार्गों को हमने दुगना बनाया है। ये पहली बार स्वाधीनता के बाद झारखंड होने के बाद जितने थे राष्ट्रीय महामार्ग, उसको आज प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री पद का जिम्मेदारी लेने के बाद झारखंड के राष्ट्रीय महामार्ग दुगने हुए हैं और करीब हम लोग 60,000 करोड़ से ज़्यादा राष्ट्रीय महामार्ग काम आने वाले 2 साल में झारखंड में निश्चित रूप से करेंगे। मैं फिर से एक बार ये भव्य प्रकल्प के शुभारंभ के लिए झारखंड की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद गडकरी जी। देश में विकास और खुशहाली के जुड़ते बेशुमार आयामों में की बात करें तो बड़ा ही अहम योगदान हमारे राज्य झारखंड का भी है। मेरी इसी बात को और पुख्ता करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी से। विकास पर्व में लाखों की संख्या में पहुंचे सभी हमारे भाई बहन को झारखंड का जोहार। मनिहारी गंगा सेतु शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित भारत के भाग्य निर्माता और जन जन के जन नायक, इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, राज्य के राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, भारत सरकार के भूतल परिवहन एवं जहाज रानी दूरदर्शी माननीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी, उपस्थित मेरे मंत्रिपरिषद के सहयोगी मंत्री डॉक्टर लुइस मरांडी जी, श्री राज परिवार जी, श्री रणधीर सिंह जी, श्री नीलकंठ मुंडा जी, सांसद श्री विजय हांसदा जी, मंच पर बैठे हमारे जस्टिस DN पटेल साहब, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण भारत सरकार के अध्यक्ष, भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग के सचिव, राज्य के मुख्य सचिव एवं भारत सरकार के अन्य राज्य सरकार के अधिकारीगण, कार्यक्रम में दूर दूर से आए हमारे भाई और बहनों, मनिहारी गंगा पुल का निर्माण झारखंड के आर्थिक विकास को नई गति प्रदान करेगा। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और नितिन गडकरी जी को राज्य की 3.25 करोड़ जनता की ओर से सीधू कानू की धरती पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। 2266 करोड़ की लागत से 4 लेन गंगा पुल का शिलान्यास हो रहा है। पुल का काम है जोड़ना, यह मां गंगा के 2 किनारों को जोड़ेगा। यह झारखंड के एक भाग को बिहार से जोड़ते हुए देश के अन्य हिस्सों के साथ साथ भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार से सीधे जुड़ जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों या पुल के साथ साथ जल मार्ग विकास परियोजना के तहत गंगा नदी पर बनारसी और हल्दिया के बीच 1380 किलोमीटर लंबा जल मार्ग बनाना का शिलान्यास होगा, जिसकी विस्तृत जानकारी
माननीय गडकरी जी ने हम सबों को अभी दी। इस परियोजना से झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार में 45,000 लोगों को प्रत्यक्ष और 90,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। मुझे विश्वास है कि इन 2 योजनाओं से संथाल परगना, जो देश की आज़ादी के 70 वर्ष बीतने के बाद भी संथाल परगना में राजनीति काफ़ी हुई, लेकिन इस संथाल परगना विकास में पीछे थे और इस संथाल परगना के जो बड़े अभाव हैं इस 2 परियोजनाएं से निश्चित रूप से पूर्ति करेगी, जिससे यहाँ उद्योग धंधे लगेंगे, धंधे पनपेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ ही संथाल परगना के सुरंगीन विकास के उद्देश्य से गोविंदपुर, जामताड़ा, दुमका, बरहेट, साहेबगंज पथ परियोजना का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा। इस 311 किलोमीटर पथ के निर्माण पहले धनबाद से साहेबगंज पहुंचने में 10-12 घंटा का समय लगता था, लेकिन पथ निर्माण होने से 5 घंटे में ही यह दूरी तय की जा सकेगी। पूरे संथाल परगना का आर्थिक एवं सामाजिक विकास होगा। साथ ही गंगा नदी पर 4 लेन निर्माण से इसकी उपयुक्तता में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि यह NH 31 के जरिए पूर्वोत्तर राज्य के साथ साथ नेपाल, भूटान एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे राज्य में किसी वस्तु का अभाव नहीं है। यहाँ पूंजी है, प्रतिभा है, परिश्रम है, प्राकृतिक संसाधन है, मेहनती किसान है, नौजवान है, महिलाएं हैं। जरूरत थी ईमानदारी की। हमारी सरकार पूरी ईमानदारी से आपके नेतृत्व में राज्य की जनता की सेवा में लगी हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी, झारखंड में पुरुषों के साथ साथ यहाँ की महिलाएं काफी मेहनतकश है। खासकर हमारी आदिवासी बहनें और भी मेहनती है। कृषि से लेकर पशुपालन, घर द्वार सब देखती है। महिलाओं के सशक्तिकरण एवं सामाजिक आर्थिक सुरक्षा की दिशा में सखी मंडल महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सखी मंडल को और जिम्मेदारी दी जा रही है। भारत सरकार के आपका जो सपना है डिजिटल इंडिया और कैशलेस इंडिया, उस डिजिटल झारखंड और कैशलेस झारखंड को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार प्रत्येक सखी मंडल को एक स्मार्टफोन यानी 1 लाख सखी मंडल को आज निःशुल्क स्मार्टफोन प्रदान किए जाएंगे, ताकि डिजिटल झारखंड और नकद रहित भुगतान अभियान को सुदूरवर्ती गांव में बढ़ावा मिल सके। पहली बार राज्य सरकार ने प्रत्येक गांव में महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए उद्यमी सखी मंडल का गठन कर रही है और इसके लिए मुख्यमंत्री उद्यमी एवं कुटीर उद्यम विकास बोर्ड का गठन किया गया है। हमारे राज्य में 32,000 गांव हैं। हर गांव में एक उद्यमी सखी जो हमारे बोर्ड में रहेगा, उस सखी उद्यमी का कर्तव्य रहेगा कि अपने गांव में 15 महिलाओं को सखी मंडल से जोड़ना। और हमारी सरकार ने इस जो झारखंड के महिलाएं हैं, जो नौजवान हैं, उसको स्किल्ड करने के लिए झारखंड सरकार ने भी 700 करोड़ रुपये बजट पे रखा, ताकि स्किल्ड करके इस राज्य की जो इस समृद्ध राज्य की गोद में जो गरीबी पलती है, उस गरीबी को समाप्त करने के लिए स्किल्ड करके हम अपने महिलाओं और नौजवान को यही रोजगार देने का काम करेंगे। इसी तरह राज्य सरकार खेती के साथ साथ पशुपालन को भी बढ़ावा दे रही है। मछली उत्पादन में अगले वर्ष राज्य आत्मनिर्भर बन जाएगा। दूध उत्पादन के लिए ज़्यादा डेयरी फार्म की स्थापना की जा रही है। अभी भी हमारे राज्य में 400 करोड़ रुपये का दूध बाहर से आता है और इसलिए हमने आदिवासी बहनों को 90% सब्सिडी में 2 गाय देने का काम किया और नौजवानों को 50% में हम डेयरी फार्म खोलने के लिए उन्हें आकर्षित कर रहे हैं, ताकि हम इस दूध के मामले में श्वेत क्रांति झारखंड में ला सके। और इसी के लिए साहेबगंज में 34 करोड़ की लागत से 50,000 लीटर क्षमता वाले डेयरी प्लांट का भी शिलान्यास किया जा रहा है। विलुप्त हो जा रही आदिवासी आदिम जनजाति को मुख्य धारा में लाने के लिए आदिम जनजाति बटालियन का गठन कर लिया गया है,
जिसमें से 956 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। इनमें 679 पुरुष एवं 252 महिला उम्मीदवार नियुक्त हुए हैं, जिन्हें आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा नियुक्त पद सौंपे जाएंगे। आदिम जनजाति के प्रत्येक परिवार को 600 रुपया प्रति माह पेंशन देने का सरकार, जो हम अपने विलुप्त जाति को बचाने के लिए काम हमारी सरकार कर रही है। उसी तरह हम लोग ने 17-18 के बजट में जो आदिम जनजाति की जो हमारे परिवार है, उनको डकिया योजना के तहत 35 किलो अनाज सीधे उनके घर तक पहुंचाने का काम सरकार कर रही है और इसकी शुरुआत 3 अप्रैल को हो चुकी है। उसी तरह राज्य के हर गांव में बिजली की सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर राज्य सरकार कृत संकल्पित है। हमारा प्रधानमंत्री जी का देशवासियों से वादा है कि 2019 तक हर घर में बिजली पहुंचे और उसके मार्गदर्शन के अनुसार पर राज्य सरकार 2018 तक बिजली से वंचित राज्य के 32,000 गांवों में घर घर बिजली पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उस दिशा में कार्य चल रहा है। झारखंड सरकार ने 2020 तक 2650 मेगावाट सौर ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य तय किया है और इसी योजना के तहत साहेबगंज स्थित व्यवहार न्यायालय में 80 किलोवाट और सदर हॉस्पिटल में 70 किलोवाट के ग्रिड कनेक्टेड ऑफ टॉप सोलर प्लांट, जो हमारे हाई कोर्ट के हमारे जो विद्वान न्यायाधीश जस्टिस पटेल और हमारे विद्वान न्यायाधीशों के सहयोग से राज्य सरकार और झारखंड उच्चतम न्यायालय के सभी माननीय न्यायाधीशों के हम समन्वय से स्थापित कर इस काम को कर रहे हैं और आज दोनों सौर ऊर्जा यूनिट का शुभारंभ आज किया जाएगा। सरकार जन सहभागिता से विकास कार्य करना चाहती है। यही वजह है कि सरकार ने योजना बनाओ अभियान प्रारंभ किया ताकि गांव में होने वाली विकास योजनाएं गांव वाले ही आपसी सहमति से बनाएं। इस संथाल परगना में बिचौलिया हावी है और इस बिचौलिया को समाप्त करने के लिए हम शासन में अधिक से अधिक जनता को जोड़ना चाहते हैं। पंचायत को हम लोग ने पूर्ण अधिकार दिए। पूरे राज्य में मुखिया के हाथों को मजबूत करने के लिए पंचायत सचिवालय का गठन किया गया है। पंचायत सचिवालय में उसी पंचायत के पूरे राज्य में 16,000 पंचायत स्वयंसेवकों द्वारा स्वेच्छा से पंचायत के में जनता के लिए काम कर रहे हैं। राज्य के 4,404 पंचायत भवन को इस वर्ष के अंत तक भारत नेट परियोजना के तहत इंटरनेट सुविधा से जोड़ दिया जाएगा। हमारी सरकार आदिवासी कल्याण के लिए बड़ी छलांग लगाना चाहती है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में आदिवासी आज भी काफ़ी पीछे है और हमारी सरकार की मंशा और प्रधानमंत्री जी लोकसभा के चुनाव में बरहेट किसी धरती से उन्होंने संथाल परगना की जनता से वादा किया था कि आप पूर्ण बहुमत दें, हम संपूर्ण विकास करेंगे। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के जो आपसे जनता से वादा किया था, उस वादा को पूरा करने के लिए हम जो हमारे क्षेत्र में आदिवासी पिछड़े उनके चेहरे में भी मुस्कुराहट लाने के लिए इस वर्ष हम लोग ने 18,000 करोड़ रुपया रखी है, जो आदिवासियों के विकास में खर्च होंगे। साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा शुरू किया हुआ वन बंधु योजना के तहत भी हम इस क्षेत्र का विकास का स्वप्न साकार करेंगे। अंत में मैं फिर से माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गडकरी जी और भारत सरकार के अन्य अधिकारियों का और आप सभी जनता का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं और आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जो हमारी झारखंड में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के मार्गदर्शन में हमारी सरकार चल रही है। आने वाले 3 वर्ष के अंदर इस संथाल परगना जो पिछड़ा है उसे विकसित परमंडल हमें बनाना है और इस दिशा में हम आपसे सहयोग भी चाहते हैं और मुझे पूर्ण भरोसा है, जो लाखों की संख्या में आप पहुंचे हैं, विकास के साथ जो हमारा प्रधानमंत्री जी का सपना है, सबका विकास सबका साथ, उस मूल मंत्र के साथ हमारी सरकार चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब मैं आग्रह करूंगा प्रधानमंत्री जी से कि वो अपने मुबारक हाथों से मंच की दोनों ओर रखे राज्य में योजनाओं के शिलान्यासों और लोकार्पणों के प्रतीक फ्लैग्स का बटन दबाकर अनावरण करें, ताकि पूरा विश्व जान सके कि आपके मार्गदर्शन में हमारा झारखंड विकास की दिशा में कितना अग्रसर है। माननीय प्रधानमंत्री जी।
और अब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नवसृजित आदिम जनजाति बटालियन के आरक्षियों को नियुक्ति के प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे। प्रतीक के तौर पर इस बटालियन के इन 5 सदस्यों को प्रमाण पत्र सौंपे जाएंगे। सबसे पहले गुमला की इलिमा कुमारी जी, जी हां, नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे हमारे माननीय प्रधानमंत्री। प्रतीक के तौर पर इस बटालियन के इन 5 सदस्यों को प्रमाण पत्र सौंपे जाएंगे। सबसे पहले गुमला की इलिमा कुमारी जी, इसके पश्चात गुमला की ही सुनीता बेग जी, गुमला की लहरी कुमारी असुर जी, लातेहार की शांति कुमारी जी, गोड्डा की उषा कुमारी जी, नारी सशक्तिकरण के माहौल में आज पूरे देश में झारखंड के सखी मंडलों की खूब चर्चा है। लेस कैश और डिजिटल झारखंड अभियान को बढ़ावा देने के लिए सखी मंडल के उद्यमियों के बीच 1 लाख स्मार्टफोन्स बांटे जाएंगे और प्रतीक स्वरूप इस मंच पर श्री नरेंद्र मोदी अपने हाथों से सखी मंडल की इन 5 सदस्यों को स्मार्टफोन प्रदान करेंगे। मीना देवी जी ब्लॉक साहिबगंज से, उर्मिला सोरेन जी ब्लॉक जमशेदपुर से, रिजरेन टोपो जी ब्लॉक रांची से, सुनीता कच्छप जी ब्लॉक खूंटी से, बिंदु देवी जी ब्लॉक पलामू से, और अब देवी और सज्जनों, वो घड़ी आ पहुंची है जिसके लिए आप बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे थे। जी हां, हमारे सबके प्रिय, हमारे अपने देश के प्रधान सेवक श्री नरेंद्र मोदी जी को सुनने के लिए विनम्र आग्रह है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि वो अपनी ओजस्वी वाणी में आशीर्वाद स्वरूप शब्दों द्वारा हमारा मार्गदर्शन करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। जोहार। मंच पर विराजमान झारखंड के राज्यपाल
श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान रघुवर दास, केंद्र में मंत्री परिषद के मेरे साथी श्रीमान नितिन गडकरी जी, झारखंड सरकार में मंत्री श्रीमान नीलकंठ जी, डॉक्टर लुइस मरांडी जी, श्रीमान राज पालीवर जी, श्रीमान रणधीर कुमार सिंह, झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस DN पटेल, सांसद श्रीमान विजय हंसदा जी, विधायक श्रीमान ताला मरांडी, अनंत कुमार ओझा, भारत सरकार में हमारे साथी केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग सचिव श्रीमान संजय मित्रा जी, केंद्रीय पोत परिवर्तन सचिव श्रीमान राजीव कुमार जी और यहाँ के मुख्य सचिव राजबाला वर्मा जी और विशाल संख्या में पधारे हुए झारखंड के मेरे प्यारे भाई और बहनों, जोहार, जाजो जोहार। सांताल हुन रेन बीर सिदो कानू तिकिनाक जोनोम जायगाय डोबोक आकाना झारखंड राज्य रेनाक ओना धारती ओकारे गोगो गंगा रेनाक दाग सेकेज सेकेज आतुकान ओना डोबोक आकान नोडे सोहोर सेटरा खान गोगो बाबा आप बोया मिशेगा जोतो कोगिया जोहारा पेकाना। भाइयों बहनों, आज सांथाल की धरती पर आने का मुझे सौभाग्य मिला है। भगवान बिरसा मुंडा, चांद भैरव, नीलांबर पीतांबर जैसे वीर सपूतों की ये धरती, इस धरती को मैं नमन करता हूं और इस धरती के वीर नागरिकों का भी मैं हृदय से अभिवादन करता हूं। आज झारखंड में साहबगंज की धरती पर एक साथ सप्तधारा विकास की योजनाओं का शुभारंभ हो रहा है। सांथाल परगणे में, इस इलाके में एक साथ इतनी बड़ी विकास की योजनाएं शायद आजादी के बाद किसी एक कार्यक्रम के तहत इस क्षेत्र के विकास के लिए उठाए कदम
पहली बार होते होंगे ऐसा मैं मानता हूं। ये पूरे सांथाल इलाके का अगर भला करना है, यहां की समस्याओं का समाधान करना है, यहां के गरीब से गरीब मेरे आदिवासी भाई बहन, मेरे पिछड़े भाई बहन, अगर इनकी जिंदगी में बदलाव लाना है तो उसका एक ही उपाय है, और वो उपाय है विकास। जितना तेज गति से हम विकास यहां करेंगे, यहां के जन सामान्य की जिंदगी बदलने में हम सफल होंगे। आज एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो झारखंड और बिहार को जोड़ रहा है, गंगा के ऊपर दो राज्यों को जोड़ने वाला सबसे बड़ा ब्रिज, 2200 करोड़ रुपयों से ज्यादा लागत, और ये सिर्फ दो राज्यों को ही जोड़ता है ऐसा नहीं है, ये विकास के नए द्वार को खोल देता है। आप यहां से पूर्वी भारत के एक विशाल फलक के साथ अपने आप को सीधा जोड़ने का इस ब्रिज के बनने से आपको अवसर मिल रहा है। मैं बिहार वासियों को बधाई देता हूं, मैं झारखंड वासियों को बधाई देता हूं कि एक महत्वपूर्ण ब्रिज का आज शिलान्यास हो रहा है। और हमारे नितिन गडकरी जी ये ऐसे मंत्री हैं जो समय सीमा में काम करवाने में बहुत कुशल है, और इसलिए मेरा पक्का विश्वास है कि जिस तारीख को इसका लोकार्पण तय होगा, उस तारीख को करने की सीमा रेखा में पूरा काम पूरा करवा देंगे। ये कार्य लटकते हुए काम नहीं रहेंगे। आप कल्पना कर सकते हैं इस इलाके के कितने नौजवानों को रोजगार मिलेगा, और अपने ही जनपद में शाम को अगर घर लौट के जाना है तो आसानी से जा सके, वहां उनका रोजगार भी होगा। उसके साथ साथ ये काम ऐसा है कि उनका स्किल डेवलपमेंट भी होगा। एक नई हुनर, एक नई महारत जब 2-2.5 साल तक लगातार एक प्रोजेक्ट में लगते हैं तो किसी इंजीनियर से भी ज्यादा काम करने की ताकत उसके अंदर आ जाती है। इस इलाके में इस प्रोजेक्ट के कारण हजारों परिवार के नौजवान ऐसी ताकत प्राप्त करेंगे जो आने वाले दिनों में झारखंड हो, बिहार हो, हिंदुस्तान का और कोई इलाका हो, वहां भी अगर कोई ऐसे प्रोजेक्ट आते हैं तो इस इलाके के नौजवानों की पहली पसंद होगी
और लोग उनको ज्यादा पैसे दे करके अपने यहां काम के लिए ले जाएंगे। ये ताकत इसमें से पैदा होने वाली है। और इस सारे प्रोजेक्ट में सबसे बड़ी जो ताकत है ये मानव शक्ति का सुयोजित रूप से स्किल डेवलपमेंट करके विकास करना। मैं यहां के नौजवानों को शुभकामनाएं देता हूं। यह आपके आंगन में शुभ अवसर आया है। आप भी मन में ठान लीजिए, मेहनत भी करनी है और अपनी क्षमता भी बढ़ानी है। और एक बार क्षमता बढ़ गई तो दुनिया आपको पूछती हुई चली आएगी कि यहां जो अनुभवी नौजवान है उनकी हमें जरूरत है। ये बदलाव आने वाला है। आज मुझे यहां एक दूसरे कार्यक्रम का भी लोकार्पण का अवसर मिला है और वो है साहबगंज से गोविंदपुर तक सड़क का जो निर्माण हुआ है इसका लोकार्पण हो रहा है। पहले कभी यहां से गोविंदपुर जाना होता तो 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे लग जाते। अब ये जो नया रोड बना है 5-7 घंटे में आप गोविंदपुर पहुंच सकते हैं। कितनी बड़ी गति आई है आपके जीवन में इसके कारण, कितना बड़ा बदलाव आया है। और ये सिर्फ सड़क नहीं है, पूरे सांथाल इलाके को बीच से निकलने वाली ये सिर्फ सड़क नहीं है, ये पूरे सांथाल के इलाके के गरीब से गरीब नागरिक के जीवन में विकास का एक नया रास्ता खोल रही है, विकास की एक नई दिशा खोल रही है, विकास का एक नया लक्ष्य नजदीक ला करके रख रही है। और इसलिए सड़कें बहुत बनती हैं, यातायात के लिए काम आती है, लेकिन ये सड़क उन सड़कों में से नहीं है। वो सिर्फ जाने आने का काम नहीं, ये विकास की ओर बढ़ने का एक रास्ता बन रहा है और जो पूरे सांथाल इलाके की शक्ल सूरत को बदल देगा, ये मेरा पक्का विश्वास है। भाइयों बहनों, नदी को हम मां कहते हैं और मां हमें सब कुछ देती है, लेकिन कभी कभी ऐसी भी कहावत कही जाती है कि मांगे बिना मां भी नहीं परोसती है। गंगा मां सदियों से इस पूरे क्षेत्र को नवपल्लवित करती रही है, ये जीवन धारा के रूप में बह रही है। लेकिन बदलते युग में ये मां गंगा हमारे जीवन को एक नई ताकत भी दे सकती है। 21वीं सदी के विश्व में ये मां गंगा झारखंड को दुनिया से सीधा सीधा जोड़ने की दिशा में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। क्या कभी आपने कल्पना की थी समुद्री तट के जो शहर होते हैं, राज्य होते हैं, वे तो अपने आप दुनिया से जुड़ जाते हैं, लेकिन लैंडलॉक इलाका झारखंड जैसा इलाका जहां निकट में कहीं समंदर नहीं है, क्या वह भी विश्व के साथ जुड़ सकता है? जिस प्रोजेक्ट को लेकर के हमारे नितिन गडकरी जी काम कर रहे हैं और बड़े मनोयोग से कर रहे हैं, और उससे सबसे बड़ा काम होने वाला है, ये प्रोजेक्ट जब पूरा होगा तो ये झारखंड
सीधा सीधा पूरी दुनिया के साथ जुड़ने की ताकत बन जाएगा। और वो प्रोजेक्ट है गंगा में मल्टी मॉडल टर्मिनल का शिलान्यास। बंगाल की खाड़ी तक यहां से जहाज चलेंगे, गंगा में जहाज चलेंगे, माल ढो करके ले जाएंगे और यहां की चीजें सीधे सीधी बंगाल की खाड़ी से निकल करके समुद्री मार्ग से सीधी दुनिया में पहुंच पाएगी। व्यापार के लिए, विश्व व्यापार के लिए जब इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होती है, तब विश्व व्यापार के अंदर झारखंड भी अपनी जगह बना सकता है। चाहे यहां की स्टोन चिप्स हो, चाहे यहां का कोयला हो, चाहे यहां के अन्य पैदावार हो, विश्व के बाजार में सीधा पहुंचाने का सामर्थ्य इसके अंदर आ सकता है। इतना ही नहीं, यह व्यवस्था बनने के बाद अगर यहां का कोयला पश्चिमी भारत में ले जाना है तो जरूरी नहीं है उसको रोड और रास्ते और रेल से लिया जाया जाए, वो बंगाल की खाड़ी से समुद्र के मार्ग पर उस ओर ले जाया जाए, सस्ता पड़ जाएगा और जो इस क्षेत्र में काम करते होंगे इनकी आर्थिक ताकत बढ़ाने में उपयोगी होगा। भाइयों बहनों, हमारे देश में हाईवे की चर्चा चिंता हुई। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तब हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में दो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक योगदान अटल जी की सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र के दो मैं कह रहा हूं, और तो सैकड़ों है। एक, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को स्वर्णिम चतुष्क से जोड़ करके इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक रूप देने का एक सफल प्रयोग किया, पूरा किया। दूसरा, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, जिससे हिंदुस्तान के गांव गांव को जैसे शरीर के अंदर अलग अलग शिरा और धमनियां होती हैं, वैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क के द्वारा रास्तों का पूरा नेटवर्क खड़ा करने का बीड़ा उठाया। बहुत बड़ा काम उनके कार्यकाल में हुआ। बाद में भी जो सरकारें आई उस कार्यक्रम को चला रही है, ये वाजपेयी जी का दूसरा योगदान था। भाइयों बहनों, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है तो रोड और रास्तों की चिंता चर्चा की, हाईवेज बनाए, हमने हवाई जहाज के लिए एयरपोर्ट बनाना, उसकी व्यवस्थाएं खड़ी की, हमने रेलवे के विस्तार के लिए काम किया। लेकिन एक क्षेत्र हमें चुनौती दे रहा था, हमें निमंत्रण दे रहा था, वो वाटरवे था। हमारी नदियां वे यातायात के लिए काम आ सकती है क्या? वर्तमान सरकार ने नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक नया फैसला लिया है कि हमारे देश की जो पानी से भरी हुई नदियां हैं उसमें यातायात करके कम खर्चे में माल ढोने का पूरा अभियान चले, और उसी के तहत बनारस से हल्दिया तक कार्गो ले जाने के लिए पूरी व्यवस्था विकसित हो रही है। झारखंड को बंगाल की खाड़ी तक जोड़ा जा रहा है। यहां से जहाज चलेंगे, नदी में छोटे छोटे नाव तो हमने बहुत देखे हैं, हजारों टन माल उठा करके ले जाने वाले जहाज चलेंगे।
आप कल्पना कर सकते हैं विकास का कौन सा नया क्षेत्र हमारे सामने उभर करके आ रहा है। तो हाईवे है, एयरवेज है, रेलवेज है, अब आपके सामने है वाटरवे। ये वाटरवे, इसका एक शुभारंभ, शिलान्यास का आज काम हो रहा है। हजारों करोड़ की लागत आने वाली है। भारत में ये पूरा अभियान नए सिरे से हो रहा है और इसलिए उसका एक कौतुक भी होने वाला है। आने वाले दिनों में अर्थशास्त्री इस पर लिखने वाले हैं, इस पर चर्चा करने वाले हैं कि भारत इंफ्रास्ट्रक्चर में एनवायरमेंट फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर कैसे आगे बढ़ रहा है। पर्यावरण की भी रक्षा हो, विकास भी हो, यातायात भी हो, गति भी मिले। ये कैसा काम हो, उसकी दिशा में तेज गति से काम बढ़ाने के लिए नितिन जी का डिपार्टमेंट आज काम कर रहा है। मां गंगा सब कुछ दे रही थी, अब एक नई भेंट मां गंगा के द्वारा विकास का एक नया मार्ग हमारे लिए प्रस्तुत हो रहा है। इसलिए मां गंगा का हम जितना ऋण स्वीकार करें इतना कम होगा। भाइयों बहनों, मैं आज झारखंड के मुख्यमंत्री श्रीमान रघुवर दास जी का एक बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इन सांथाल इलाके के किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम उठाया है और वो है डेयरी उद्योग का। पशुपालक को दूध अगर एश्योर्ड कीमत पर बिकेगा तो पशुपालन करेगा, अच्छा पशुपालन करेगा। आज वो पशुपालन करता है या तो परिवार की दूध की जरूरत पूरी करता है या तो गांव में अड़ोस पड़ोस में थोड़ा दे देता है, लेकिन इसका कॉमर्शियल मॉडल उसके दिमाग में आता नहीं है। जब डेयरी बन जाती है तो गरीब किसान, गरीब पशुपालक को भी ये पशुपालन, उसके द्वारा दूध उत्पादन और दूध उत्पादन का वैल्यू एडिशन कर करके मार्केट, एक बहुत बड़ी चेन बन जाती है। मैं गुजरात की धरती से आया हूं, अमूल भी वहां का जाना जाता है। हिंदुस्तान का कोई कोना ऐसा नहीं होगा जहां अमूल न पहुंचा हो। ये अमूल है क्या आखिर? किसी जमाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनके मार्गदर्शन में एक छोटी सी मंडली बनी। कुछ किसानों ने इकट्ठे आकर के दूध इकट्ठा कर करके काम शुरू किया और देखते ही देखते बढ़ता गया और आज अमूल का नाम विश्व में हो गया। आज रघुवर दास जी इस संथाल के गरीब किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए उस डेयरी का शिलान्यास कर रहे हैं, जो डेयरी आने वाले दिनों में लाखों परिवारों के पशुओं का दूध, उसकी प्रोसेसिंग, उसका मार्केटिंग, उसका ब्रांडिंग और पशुपालक को दूध की सही कीमत मिले, रोजाना कीमत मिले, उस दिशा में काम करने का फैसला कर रहे हैं। मेरी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। डेयरी के क्षेत्र में गुजरात के डेयरी उद्योग को काफी अनुभव है। अगर झारखंड को गुजरात से कोई मदद की जरूरत होगी तो मैं जरूर उन लोगों को कहूंगा कि वे भी आपकी मदद करें और यहां के पशुपालक के लिए, यहां के किसानों के लिए एक बहुत बड़ा काम हो जाए, उनके जीवन में एक नया, क्योंकि जमीन कभी कभी कम होती है, लेकिन अगर पशुपालन अच्छा हो तो उसको एक ताकत मिल जाती है। और मैं मुख्यमंत्री जी से और भी कहूंगा कि जैसे उन्होंने डेयरी के काम के लिए एक बीड़ा उठाया है, वे डेयरी के साथ साथ शहद का भी काम कर सकते हैं। मधुमक्खी पालन के द्वारा
जो पशुपालक दूध उत्पादन करता है वो शहद भी उत्पादन कर सकता है और डेयरी के मार्ग से शहद भी इकट्ठा किया जा सकता है और शहद का भी ग्लोबल मार्केट बन सकता है। हमारा किसान दूध से भी कमा सकता है, शहद से भी कमा सकता है और खेत की पैदावार से भी कमा सकता है। 12 महीना उसकी कमाई का उसमें गारंटी बन जाता है। मुझे विश्वास है कि रघुवर दास जी ने बड़ी दीर्घ दृष्टि के साथ, आज भले वो छोटा लगे काम, सरदार वल्लभ भाई ने जब प्रेरणा देकर के काम करवाया था बहुत छोटा लगता था, लेकिन वो काम आज दुनिया में मशहूर हो गया। रघुवर दास जी ने जो छोटा सा काम का आरंभ किया है उसकी भावी ताकत कितनी है वो मैं बिल्कुल अपनी आंखों के सामने देख पा रहा हूं और पूरे संथाल इलाके का भाग्य बदलने में, हर पशुपालक किसान का भाग्य बदलने में ये काम आएगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। भाइयों बहनों, 2015 2 अक्टूबर मुझे जस्टिस DN पटेल जी के निमंत्रण पर खूंटी आने का सौभाग्य मिला था और खूंटी का न्यायालय, खूंटी की कोर्ट, वो देश की पहली सोलार कोर्ट बनी थी। सूर्य शक्ति से प्राप्त बिजली से उस न्यायालय का पूरा कारोबार चल रहा था। आज मुझे खुशी है कि फिर से एक बार साहबगंज में एक सरकारी व्यवस्था का परिसर और दूसरा न्यायालय, दोनों पूर्ण रूप से सूर्य शक्ति से चलने वाले इकाइयां बन रही हैं। मैं इसके लिए जस्टिस DN पटेल और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं और झारखंड सरकार को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने सूर्य शक्ति को बढ़ावा दिया है। रूफटॉप सोलर एनर्जी का काम जो उन्होंने उठाया है, करीब करीब 4500 किलोवाट सूर्य ऊर्जा उन्होंने इंस्टॉल करने का काम सफलतापूर्वक पूरा कर दिया है। अगर हमें हमारे जंगल बचाने हैं, हमारी भावी पीढ़ी को कुछ दे के जाना है, तो हमें हमारे पर्यावरण की रक्षा करनी होगी। और ऊर्जा का अगर कोई उत्तम स्रोत है जो हमें सहज उपलब्ध है, वो है सोलर एनर्जी, सूर्य शक्ति। और उस सूर्य शक्ति की दिशा में आज भारत एक तेज गति से आगे बढ़ रहा है। भारत ने सपना देखा है 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का, उसमें 100 गीगावाट सोलर एनर्जी का। हिंदुस्तान के हर कोने में सूर्य शक्ति से ऊर्जा मिले, इस पर बल दिया जा रहा है। आज हमें जो विदेशों से एनर्जी खरीदनी पड़ती है, उसमें बहुत बड़ी बचत होगी। वो पैसे गरीब के काम आएंगे। आज पर्यावरण को जो नुकसान होता है, उसमें से हमें राहत मिलेगी। और सूर्य शक्ति की दिशा में एक जमाना था, सूर्य शक्ति की 1 यूनिट ऊर्जा की कीमत 19 रुपया लगती थी। लेकिन भारत ने जिस प्रकार से अभियान चलाया, आज स्थिति आ गई है कि कोयले से भी सूर्य शक्ति की ऊर्जा सस्ती मिलने लग गई है। अभी अभी जो टेंडर निकला वो सिर्फ 3 रुपये का निकला है, 2 रुपया 96 पैसे। यानी एक प्रकार से एक बार इन्वेस्टमेंट कॉस्ट लग गई, बाद में बिना कोई खर्चे हम बिजली प्राप्त कर सकते हैं। और भाइयों बहनों, 21वीं सदी में किसी भी नागरिक को अंधकार में जीने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। कई परिवार हैं जो आज भी घरों में बिजली का कनेक्शन नहीं ले रहे हैं। उनको लगता है क्या जरूरत है, समझा बुझाने के बाद लेते हैं।
सरकार मुफ्त में कनेक्शन देती है तो भी कभी कभी लोग कुछ उदासीनता बरतते हैं। ऐसे परिवारों को बच्चों की पढ़ाई के लिए भारत सरकार ने बच्चे की पढ़ाई के लिए छोटा सा बैटरी सोलार से चलने वाली छोटा बल्ब ऐसा टेबल पे लगा दे, जमीन पे लग करके पढ़ना चाहता है तो उससे पढ़ सकता है। इन लाखों ऐसे गरीब परिवारों को देने की दिशा में एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है। हमारा किसान जहां जमीन से पानी निकाल करके खेती करता है उसको बिजली महंगी पड़ती है। अब सोलार पंप हम लगा रहे हैं। किसान सोलार पंप से जमीन से पानी निकालेगा, सूर्य से जमीन बैटरी भी चार्ज होती रहेगी, पानी भी निकलता रहेगा, खेत भी हरा भरा रहेगा। 2 फसल लेता है 3 फसल लेने लग जाएगा। उसकी आय जो 2 गुना करनी है उसमें ये सोलार पंप भी काम आने वाला है। एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन का काम सूर्य ऊर्जा के क्षेत्र में भारत सरकार के द्वारा चल रहा है। झारखंड सरकार ने भी कंधे से कंधा मिलाकर के भारत सरकार के साथ चलने का बीड़ा उठाया है। सोलार एनर्जी को बल दे रहे हैं, रूफटॉप सोलार एनर्जी को प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं इसके लिए भी झारखंड को बधाई देता हूं और मैं देशवासियों से भी कहूंगा कि हम ऊर्जा के क्षेत्र में संवेदनशील बने, हम ऊर्जा के महत्व को समझे और भावी जीवन के रक्षा को भी समझे। अभी पूरे देश में एलईडी बल्ब का एक अभियान चल रहा है। अगर कोई सरकार अपने बजट में ये कह दे कि हम 10,000 करोड़ रुपया लगाते हैं और ये 10,000 करोड़ रुपया लोगों को बांट देंगे तो वाहवाही हो जाएगी, तालियां बजेगी, अखबार में हेडलाइन छपेगी, वाह मोदी कितना अच्छा प्रधानमंत्री है, 10,000 करोड़ रुपया लोगों को बांटने वाला है। भाइयों बहनों, आप सबके सहयोग से हमने एक ऐसा काम किया है जो 10,000 करोड़ से भी ज्यादा आपकी जेब में पहुंचा रहा है, हिंदुस्तान के नागरिकों की जेब में पहुंचा रहा है। क्या किया? एलईडी बल्ब लगाइए, बिजली बचाइए, बिजली का बिल कम कीजिए और आपका किसी का साल का 250 बचेगा, किसी का साल का 1,000 बचेगा, किसी का साल का 2,000 रुपया बचेगा। वो गरीब बच्चों को दूध पिलाने के लिए काम आ जाएगा, गरीब बच्चों को कुछ शिक्षा दीक्षा देने के लिए काम आ जाएगा। हम जब सरकार में आए तब एलईडी बल्ब 350-400 रुपए में बिकता था। आज वो एलईडी बल्ब 50-60 रुपए में बिकने लग गया और देश में सरकार के द्वारा 22 करोड़ बल्ब वितरित कर चुके हैं और लोगों ने अपने आप किया है। दोनों मिलाकर के करीब करीब 50 करोड़ नए एलईडी बल्ब लोगों के घरों में लग चुके हैं और इससे जो बिजली की बचत हुई है वो करीब करीब 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ये 11,000 करोड़ रुपया जो बिजली का वपराश करने वाले लोग हैं उनकी जेब में बचने वाला है। कितना बड़ा रिवॉल्यूशन आता है अगर हम छोटे से बदलाव से काम कर सकते हैं। तो बिजली बचाना, दूसरी तरफ सूर्य ऊर्जा का उपयोग करना, एक प्रकार से सस्ते से सस्ती बिजली की दिशा में जाना। तो एक 360 डिग्री जिसको कहे वैसा पूरा ऊर्जा का एक पूरा नेटवर्क बना करके काम आज सरकार कर रही है और उसका भी आपको लाभ मिलेगा। मैं आज मेरे सामने यहां नौजवान देख रहा हूं, उनके सर पर टोपी है, टोपी पे फीले फूल लगे हुए हैं, बड़े शानदार दिख रहे हैं। ये हमारे आदिम जाति के बच्चे हैं, ये पहाड़िया समाज के बच्चे हैं। उनके परिवार में अभी तक किसी को सरकार के अंदर काम करने का सौभाग्य नहीं मिला है। सब लोग ताली बजा करके इनका अभिनंदन कीजिए।
मैं रघुवर दास जी के नए इनिशिएटिव के लिए और उनके मौलिक चिंतन के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने इन पहाड़िया बच्चों को सिलेक्ट किया, सरकारी नियमों में बदलाव किया। उनकी ऊंचाई कम थी तो उसको भी कॉम्प्रोमाइज किया, उनकी पढ़ाई कम थी उसमें भी कॉम्प्रोमाइज किया, और उनको ट्रेनिंग दे करके आपकी सुरक्षा के काम में लगाया। वो एक प्रकार से सरकार बन गए हैं। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान के आखिरी छोर पर बैठे हुए जो लोगों की गिनती होती है, इसमें ये मेरे पहाड़िया बेटे हैं, ये पहाड़िया बेटियां हैं। आज वो मुख्य धारा में आ रही है, विकास की मुख्य धारा में जुड़ रही है। और मैं देख रहा था वो बेटियां जब अपना सर्टिफिकेट लेने आई थी, उनका आने का तरीका, उनका सैल्यूट करने का तरीका, उनका अपना मेरे सवालों के जवाब देने का तरीका, उनका कॉन्फिडेंस देख करके मुझे लग रहा है ये हमारी शान और शौकत बन जाएंगे। ये पहाड़िया बिरादरी के मेरे साथी, ये सारे मेरे नौजवान ये झारखंड के भाग्य को सुरक्षा देने वाली एक नई ताकत बन जाएंगे। फिर एक बार इनके लिए तालियां बजा करके गौरव कीजिए, रघुवर दास जी का अभिनंदन कीजिए। उन्होंने इतना बड़ा महत्वपूर्ण काम किया है। समाज के आखिरी छोर पर जो आदिवासियों से भी गरीब है, आदिवासियों से भी पछात है, 4-4 पीढ़ी तक जिसको स्कूल में जाने का अवसर नहीं मिला है, ऐसे सारे बच्चे आज हमारे सामने हैं। इससे कितना आनंद होता है। आज जीवन धन्य हो गया इन बालकों को देखते हुए, और यही मेरा नए भारत का नींव बनने वाली है। भाइयों बहनों, यही मेरा न्यू इंडिया है। देश का गरीब से गरीब भारत की विकास यात्रा में जुड़ जाएगा, इसका ये उदाहरण है। भाइयों बहनों, कुछ महिलाएं आज मंच पे आई थी। आपको दूर से दिखता था नहीं दिखता था मुझे मालूम नहीं। झारखंड सरकार की तरफ से मैं उनको मोबाइल फोन दे रहा था, और मैं देख रहा था कि वे मुझे मेरे सब सवालों के सही जवाब दे रहे थे। उनको मालूम था ऐप क्या होती है, बीम ऐप क्या है, ऐप कैसे डाउनलोड होती है, इसके आर्थिक कारोबार इस मोबाइल फोन से कैसे हो, सब मालूम था उनको। मुझे इतनी खुशी हुई। जो संसद में हमारे साथी हैं वो कभी कभी कहते हैं कि भारत के गरीब को मोबाइल फोन कहाँ आएगा, कहाँ सीखेगा, कहाँ चलाएगा। मैं जरूर संसद में मेरे साथियों को मिलूंगा, तब कहूंगा कि मैं हिंदुस्तान में अति पिछड़ा इलाका संथाल में गया था, और वहां की मेरी आदिवासी बहनें मोबाइल फोन का क्या उपयोग हो सकता है वो मुझे सिखा रही थी। ये रिवॉल्यूशन है, ये डिजिटल इंडिया का रिवॉल्यूशन है, ये लेस कैश सोसाइटी का रिवॉल्यूशन है। और नोटबंदी के बाद हर किसी को लग रहा है कि अब हम अपने मोबाइल फोन से, अपने मोबाइल फोन को ही अपनी बैंक बना सकते हैं। छोटे छोटे सखी मंडल, उनका कारोबार, उनके बीच में एक मुखिया बहन, उसके हाथ में मोबाइल फोन, और मोबाइल फोन बैंक से जुड़ा हुआ, मोबाइल फोन अपने ग्राहकों से जुड़ा हुआ, एक पूरा नया रिवॉल्यूशन इस पहल से आ रहा है। मैं इस संथाल इलाके की सखी मंडल की बहनों को बधाई देता हूं। मेरा बहुत पुराना एक अनुभव है, वो अनुभव मुझे आज भी प्रेरणा देता है। मैं जब गुजरात में मुख्यमंत्री था तो दक्षिणी गुजरात में आदिवासी बस्ती के बीच में एक कपराड़ा करके सुदूर इलाका है। अब मैं मुख्यमंत्री था लेकिन मेरा वहां जाना होता नहीं था, क्योंकि उस इलाके में ऐसे कोई अवसर नहीं आता था। सभा करनी है तो मैदान भी नहीं था, पूरा जंगल ही जंगल था, और एक घर यहां तो दूसरा घर 2 मील दूर, तो तीसरा घर 3 मील दूर। मैंने तय किया नहीं, मुझे जाना है। वहां हमने एक डेयरी का छोटा सा काम शुरू किया, एक चिलिंग सेंटर बनाया, जो दूध ठंडा लेकर के दूध ठंडा करने की व्यवस्था होती है। डेयरी में ले जाने से पहले थोड़ी देर जहां 2-3-4 घंटे दूध रखना हो तो वहां रखते हैं। छोटा सा प्रोजेक्ट होता है, 25-50 लाख रुपए में तैयार हो जाता है।
मैंने कहा मैं उस प्रोजेक्ट के लिए आऊंगा। तो हमारे सब लोग नाराज हो गए कि साहब मुख्यमंत्री 25 लाख के कार्यक्रम में जाएंगे। मैंने कहा मैं जाऊंगा, मुझे जाना है। तो मैं गया। अब वो जगह ऐसी थी, जनसभा तो हो नहीं सकती। जनसभा 3-4 किलोमीटर दूर स्कूल के मैदान में थी। लेकिन उन्होंने दूध भरने के लिए जो महिलाएं आती हैं, वो अपने बर्तन में दूध लेकर के आई हुई थी। वो चिलिंग सेंटर पे आई थी, दूध वगैरह भरने का कार्यक्रम हो गया। और बाद में मैंने देखा कि वो महिलाओं ने अपना जो बर्तन था बाजू में रख दिया था और वो मोबाइल फोन से मेरी फोटो ले रही थी। करीब करीब 30 महिलाएं थी, हर एक के हाथ में मोबाइल था और वो भी फोटो निकालने वाला मोबाइल था। वो फोटो निकाल रही थी। तो मैं उनके पास चला गया। मेरे लिए बड़ा अजूबा था, इतने बैकवर्ड इलाके में आदिवासी महिलाएं दूध भरने के लिए आई हैं, गांव में किसान है। तो मैंने जाकर के पूछा आप क्या कर रही है? तो बोले आपका फोटो निकाल रहे हैं। तो मैंने कहा फोटो निकाल के क्या करोगी? तो बोले इसको हम डाउनलोड करवाएंगे। मैं हैरान था उनके मुंह से डाउनलोड शब्द सुन करके। कभी कभी बड़े बड़े लोगों को भी पता नहीं होता है कि भारत के सामान्य मानवी में विज्ञान, टेक्नोलॉजी, आधुनिकता पकड़ने की ताकत कितनी बड़ी होती है। और मैंने आज यहां दोबारा एक बार इन मेरी आदिवासी बहनों के पास देखा। उन्होंने कहा कि हम डिजिटल रिवॉल्यूशन की धारा बन जाएंगे, हम इस काम को करके रहेंगे। मैं इन सभी सखी मंडलों को और मोबाइल फोन की कनेक्टिविटी के द्वारा एक डिजिटल क्रांति के सैनिक बनाने का जो अभियान चला है, इसके लिए मैं झारखंड सरकार को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। युग बदल चुका है, बदले युग में हम कैसे आगे बढ़ना चाहिए, उस दिशा में हमने चलना होगा। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान का गरीब सम्मान के साथ जीना चाहता है। हिंदुस्तान का आदिवासी, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित सम्मान के साथ जिंदगी जीना चाहता है। वो किसी की कृपा पर चीजें ढूंढता नहीं है। उसका नौजवान कह रहा है कि मुझे अवसर दीजिए, मैं अपनी भाग्य रेखाएं खुद लिख दूंगा। ये ताकत मेरे इन गरीब आदिवासी लोगों के बच्चों में होती है, दलित, पीड़ित, शोषित के बच्चों में होती है। और मेरी पूरी शक्ति इन बच्चों के पीछे मैं लगा रहा हूं, इन नौजवानों के पीछे लगा रहा हूं, ताकि वो ही भारत के भाग्य बदलने के लिए एक नई ताकत के रूप में जुड़ जाएंगे, एक नई ताकत के रूप में देश का भाग्य बदलने में जुड़ जाएंगे और हिंदुस्तान का भाग्य बदलने में वो ताकत के रूप में काम आएंगे। भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार ने, काले धन ने देश को तबाह कर दिया है। दीमक की तरह एक जगह पे बंद करो तो दूसरी जगह पे निकल आता है, दूसरी जगह पे सफाई करो तो तीसरी जगह पे निकल आता है। लेकिन आप सबके आशीर्वाद से भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। भाइयों बहनों, जिन्होंने गरीबों को लूटा है उन्हें गरीबों को लौटाना ही पड़ेगा, तब तक मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। भाई, एक के बाद एक कदम उठाता रहूंगा। और इसलिए भाइयों बहनों, आप जो मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, बेईमानदारी की लड़ाई के लिए आशीर्वाद है। नोटबंदी के बाद मुझे कुछ नौजवानों से बातचीत का अवसर मिला। पढ़े लिखे थे, धनी परिवार के थे। मैं सोच रहा था कि वो नोटबंदी के कारण बड़े परेशान होंगे, गुस्से में होंगे, नाराजगी व्यक्त करेंगे। लेकिन उन्होंने मुझे एक बात बताई, वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। उन्होंने कहा साहब हमारे परिवार में रोज झगड़ा होता है। मैंने कहा क्या झगड़ा होता है? बोले हमारे पिताजी को हम कहते हैं पिताजी आपके जमाने में जो सरकार थी, नियम थे, टैक्सेस इतने ज्यादा था, आपको चोरी करनी पड़ी होगी, की होगी। लेकिन अब देश में ईमानदारी का युग आया है और हम जो पीढ़ी के लोग हैं
बेईमानी का कारोबार करना नहीं चाहते हैं। हम ईमानदारी से जीना चाहते हैं और ईमानदारी से आगे बढ़ना चाहते हैं। मेरे देश की युवा पीढ़ी में ईमानदारी का युग शुरू हुआ है, ईमानदारी से जीने की इच्छा पैदा हुई है। यही मेरे लिए शुभ संकेत है भाइयों, देश के लिए शुभ संकेत है। अगर देश का युवा एक बार मन बना ले कि मेरे पूर्वजों ने, मेरे माता पिता को, मेरे पिछले वालों ने जो करना पड़ा, अब हमें नहीं करना है। भाइयों बहनों, बिना चोरी किए, बिना लूट किए भी सुख चैन की जिंदगी जी सकते हैं, संतोष की नींद ले सकते हैं। और इसलिए हमने एक ईमानदारी के युग की ओर देश को ले जाना है। 2022 भारत की आजादी के 75 साल होने वाले हैं। भाइयों बहनों, ये आजादी के 75 साल ये सिर्फ दीवार पर टंगे हुए कैलेंडर का विषय नहीं हो सकता है। ये आजादी के 75 साल कैलेंडर के एक बाद एक डेट बदल जाए और 2022 आ जाए, वो यात्रा नहीं है। आजादी के 75 साल का मतलब होता है देश की आजादी के लिए जान की बाजी लगाने वाले इसी धरती के बिरसा मुंडा से लेकर के अनगिनत लोग थे भाई। क्यों अपने आप को खपा दिया था? आजाद भारत के सपने देखे थे उन्होंने और इसलिए अपने आप को खपा दिया था। क्या उनके सपनों को पूरा करने के लिए वे तो हमारे लिए फांसी के तख्त पर चढ़ गए, वे तो हमारे लिए जिंदगी जेलों में काट गए, वे तो हमारे लिए परिवारों को तबाह करके मिट गए। क्या हम उनके सपनों के लिए 5 साल, मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं दोस्तों, 5 साल 2022 तक जो भी करेंगे देश के लिए करेंगे। कुछ न कुछ करेंगे तो देश के लिए करते रहेंगे और देश की भलाई के लिए करेंगे। ये सपना 125 करोड़ देशवासियों का हो, 125 करोड़ देशवासियों का एक एक संकल्प हो कि आजादी के 75 साल होंगे, 5 साल बाकी है। 5 साल में मैं देश को, समाज को ये दे करके रहूंगा। अगर एक हिंदुस्तानी एक संकल्प लेकर के एक कदम आगे बढ़ता है, 2022 आते आते हिंदुस्तान 125 करोड़ कदम आगे बढ़ जाएगा दोस्तों। ये ताकत है हमारी और इसलिए समय की मांग है कि हम अभी से सरकार में है तो सरकार में, विभाग में बैठे तो विभाग में, नगर पालिका में बैठे हैं तो नगर पालिका, नगर पंचायत तो नगर पंचायत, स्कूल है तो स्कूल में, गांव है तो गांव में, मोहल्ला है तो मोहल्ले में, जाति हो तो जाति में, परिवार में तो परिवार में, कोई न कोई संकल्प करे कि 2022 तक यहां पहुंच के ही रहना है, करके रहेंगे। अगर एक बार हर हिंदुस्तानी का एक सपना बन जाए तो 2022 में आजादी के लिए जान मिटाने वाले महापुरुषों को हम ऐसा हिंदुस्तान दे सकते हैं कि उनको एक बार तो संतोष होगा कि अब मेरा देश सही दिशा में चल पड़ा। जिस देश के लिए मैंने जिंदगी खपा दी थी वो मेरा देश आगे बढ़ चला, उस सपने को लेकर के आगे चलना है। इसी एक कामना के साथ मैं फिर एक बार झारखंड की धरती को नमन करता हूं, भगवान बिरसा मुंडा की धरती को नमन करता हूं। मैं इन पहाड़िया नौजवानों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं झारखंड की जनता को शुभकामनाएं देता हूं। मां गंगा को प्रणाम करते हुए ये जो नया हमने अभियान छेड़ा है, मां गंगा के आशीर्वाद बने रहेंगे। हम एक नई, इस पूरे भूभाग में नई आर्थिक क्रांति मां गंगा के भरोसे लाएंगे। इसी एक अपेक्षा के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोटि कोटि धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी आपके प्रेरणात्मक संबोधन के लिए।
और अब यहां पर पधारे सभी देवियों और सज्जनों का आभार व्यक्त करने के लिए धन्यवाद प्रस्ताव के लिए मैं आग्रह करूंगा क्षेत्र के विधायक माननीय अनंत ओझा जी से। हिंदुस्तान के जननायक हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का चैतन्य महाप्रभु के धरती पर, सिद्धो कान्हू के धरती पर, उद्धव मुनि के धरती पर आज जैसे कहते हैं लोग अहिल्या के बारे में कि शापित होकर अहिल्या पत्थर बन गई थी, प्रभु श्री राम के स्पर्श पाते ही वो फिर वापस लौट गई थी। उसी तरह ये साहेबगंज, ये संथालपड़ा का सुदूरवर्ती क्षेत्र, जहां कभी रेलवे की जहाज चलती थी मनिहारी तक, जहां कभी राजमहल से मानिकचक के लिए लगातार यात्रा चलती थी, ऐसे साहेबगंज आज इस विकास धारा में पुनः ये साहेबगंज जिला, संथालपड़ा का पिछड़ा जिला आज स्थापित होकर के पुनः अपने गौरव की ओर आगे बढ़ रहा है। अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं, हृदय से उनका आभार व्यक्त करते हैं। अपने भारत सरकार के मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी, जिन्होंने 6 अप्रैल 2015 को रांची में साहेबगंज मनिहारी गंगा पुल का और साहेबगंज बंदरगाह की घोषणा की थी, आज 6 अप्रैल 2017 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से ये दोनों प्रोजेक्ट, इसके साथ साथ विकास यात्रा का भी शुभारंभ हुआ है। अपने आदरणीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, जो इन्होंने लगातार यहाँ की भावनाओं को देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास पहुंचाने का काम किया और आज ये दिन हम सबको सुखद दिन का एहसास हुआ। साथ ही साथ अपने जस्टिस पटेल जी, जिनके माध्यम से यह सौर ऊर्जा के माध्यम से एक यशस्वी योगदान हुआ है, उनके प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही झारखंड सरकार के माननीय मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा जी, आदरणीय राज परिवाल जी, आदरणीय लुइस मरांडी जी, आदरणीय रणधीर सिंह जी, आदरणीय सांसद विजय हांसदा जी और साथी विधायक ताला मरांडी जी, साथ ही साथ भारत सरकार के अधिकारीगण, राज्य के मुख्य सचिव राजबाला वर्मा जी के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं। और अंत में साहेबगंज जनता के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, जो 4 दिनों से दीपावली इन लोगों ने मनाया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आगमन पर लगातार 4 दिनों से जिलेवासी दीपावली मना रहे थे। आपको भी हृदय से मैं आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। देवी और सज्जनों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपसे गुजारिश है कि जब तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी प्रस्थान नहीं कर जाते, आप अपने स्थान पर रहें, व्यवस्था बनाए रखें, ये सबके लिए बेहतर होगा। धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं आपके लिए।